हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स ग्रुप में आपका स्वागत है। ये 2 मार्च 2022 यानी कि 2 मार्च 2022 का सेशन है दोस्तों। न्यूज़ टुडे के रिगार्डिंग यानी कि जो प्रीलिम्स बूस्टर वाली सीरीज है हम करा रहे हैं आपको। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बात करते हैं इसी के रिगार्डिंग। न्यूज़ क्या है? सॉफ्टवेयर यानी कि सिम्बा की बात कर रहे हैं दोस्तों। सिम्बा क्या है आप पढ़ तो सकते हो कि सिम्बा जो है सॉफ्टवेयर है एक विद इंटेलिजेंस मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लॉइंस, दैट इज कॉल्ड सिम्बा। सिम्बा का फुल फॉर्म हो गया एंड इट इज़ आइडेंटिफिकेशन फॉर एशियाटिक लॉइंस। जो भी एशियाटिक लॉइंस हैं गिर में या गुजरात में या जहाँ भी, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया दोस्तों। तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सिम्बा को यूज करेगा। गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो फोटो आइडेंटिफाई करेगा। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो शेर की फोटो लेगा उसको आइडेंटिफाई करेगा दोस्तों, एंड स्पेशली डिजाइन टू डिस्टिंग्विश पैटर्न्स और मार्क्स। और ये इस जो सॉफ्टवेयर है अलग अलग पैटर्न्स यानी कि डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स और मार्क्स के हिसाब से डिजाइन किया गया, जिससे वो स्पेसिफिकली लॉयंस की जितनी भी पॉपुलेशन है उसके बारे में पता कर सके। और हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, इसने टेलियो लैब्स, जिसने इसको डेवलप किया दोस्तों। क्या नाम है? टेलियो लैब्स। ये वर्क कैसे करेगा? ये एशियाटिक लॉयंस इट हैव यूनिक विस्कर स्पॉट। जो एशियाटिक लॉयंस हैं दोस्तों उन पर विस्कर स्पॉट्स होते हैं। विस्कर स्पॉट के हिसाब से वो आइदर साइड उसके जो मजल्स है ना उसके साइड में, तो विस्कर स्पॉट के हिसाब से ये वर्क करेगा। उनके हिसाब से वो शेर को डिफरेंट विस्कर स्पॉट्स होते हैं आइडेंटिफाई करेगा दोस्तों। ठीक है। सिम्बा जो है इससे मशीन लर्निंग टेक्निक प्रोग्राम है एंड इससे ऑटोमेट्स द इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल्स विस्कर स्पॉट पैटर्न। तो इंडिविजुअल के जो भी विस्कर स्पॉट पैटर्न है उसके बेस पे, उसकी वेरिएबिलिटी के बेस पर, उसके बेस पर ये आइडेंटिफिकेशन करेगा दोस्तों। प्रेजेंस ऑफ स्कार्स ऑन फेस, जो फेस पर स्कार्स होते हैं, प्रेजेंस होती है उसके हिसाब से, और जो कान पर नॉचेज होते हैं उसके हिसाब से आइडेंटिफिकेशन होगा इस सॉफ्टवेयर के द्वारा दोस्तों। ठीक है। एंड ये मेटा डेटा बनाएगा, यानी कि एक डेटा तैयार करेगा, मेटा डेटा ऑफ द फोटोग्राफ्स का, जितने भी शेयर हैं उस तरीके से ये डिजाइन हुआ है दोस्तों। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या हो गया कि ये जितने भी यूजर्स हैं अलाउ करेगा, अलाउ यूजर्स टू आइडेंटिफाई एंड सर्च वेदर इंडिविजुअल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डेटाबेस और इज न्यू इन्वेंट्री। तो ये कहीं ना कहीं यूजर्स को अलाउ करेगा कि जो फोटो लिया है उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये पहले वाला ही फोटोग्राफ है या एक नया फोटोग्राफ है, कि न्यू इन्वेंट्री है दोस्तों। ठीक है। दूसरा, जेंडर के नाम का नेम, माइक्रोचिप नंबर वगैरह वगैरह लगा हुआ है। लाइफ स्टेटस क्या है इसका, सारी चीज़ें इस ऐप में मौजूद हैं। इससे या लैक्टेटिंग है फीमेल के केस में, तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन के अंडर में आएंगी। कहीं ना कहीं ये एफर्ट डालेगा, सहायता करेगा, एड द एफर्ट्स टुवर्ड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्पीसीज इन एशियाटिक लॉयन लैंडस्केप। जो एशियाटिक लॉयन लैंडस्केप्स हैं उनके मैनेजमेंट में, उनके कंजर्वेशन में कहीं ना कहीं एक अच्छा एफर्ट डालेगा, उसमें सहायता मिलेगी और एक कहीं ना कहीं एक अच्छा सिस्टम निकल कर आएगा दोस्तों। तो इट्स ऑल अबाउट सिम्बा। अब बात करते हैं एशियाटिक लॉयंस की दोस्तों, कि व्हाट इज एशियाटिक लॉयंस। ये 5 बिग कैट्स की कैटेगरी में से एक है। इट इज़ वन ऑफ द 5 बिग कैट्स इनहेबिटिंग इंडिया, जो इंडिया में रहती हैं 5 में से एक है। हाँ, एलोंग विद द बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। करेक्ट। इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया, ओनली इन इंडिया। दिट इज़ फाउंड एशियाटिक लॉयन फाउंड इन इंडिया इन 5 प्रोटेक्टेड एरियाज। कौन कौन से 5 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं गाइस, इसको जरूर पढ़ के जाएगा। गुजरात, नंबर 1 गुजरात का गिर नेशनल पार्क, दूसरा है गिर सेंचुरी, तीसरा है पानिया सेंचुरी, चौथा है मितालिया सेंचुरी एंड गिरनार सेंचुरी। इनकी लोकेशंस भी जरूर याद करके जाएगा दोस्तों, पता करके गूगल करके आप पता कर सकते हैं। लॉयंस जो है द ओनली कैट्स दैट लाइव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड। जो प्राइड कहलाता है, यानी कि ये ग्रुप्स में रहते हैं। लॉयंस एक ऐसा ओनली केवल कैट्स है जो ग्रुप में रहता है, बाकी के कैट्स ग्रुप में नहीं रहते हैं, जिसको बोला जाता है प्राइड। पूछता है कि प्राइड क्या, अगर क्वेश्चन आ सकता है। प्राइड इज wherever loins are the only cats that lives in group, यानी कि wherever loins are lives in groups, that is called pride. and female loins are the pride's primary hunters. जो female loins हैं वो क्या हैं, वो prides की primary hunters होती हैं। got it guys? एक मिनट। सेकेंड है, इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो है 100 से 119 डेज, यानी कि 100 से 119 डेज है। कंजर्वेशन स्टेटस शेड्यूल फर्स्ट, WPA एक्ट यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में, और IUCN का रेड लिस्ट के स्टेटस में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में एशियाटिक लॉयन दोस्तों। ठीक है, इंडेंजर्ड स्टेटस है, ये याद रखना। IUCN का स्टेटस UPSC बहुत बार पूछ लेता है। एंड एशियाटिक लॉयंस आर स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लॉयंस।
देखने वाली बात यहाँ ये भी है कि जो अफ्रीकन लॉयंस हैं उनसे छोटे होते हैं, और अफ्रीकन जो लॉयंस है उनका स्टेटस है वनरेबल, कंफ्यूज नहीं होना है। और जो इंडियन लॉयंस है उनका जो स्टेटस है IUN स्टेटस है वो है इंडेंजर दोस्तों, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं WHO की। WHO पैंडेमिक ट्रीटी जो है ये लागू की गई है, एक ट्रीटी की गई है जो ग्लोबल हेल्थ डिजास्टर है उसको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ग्लोबल हेल्थ डिजास्टर दिस ट्रीटी इज टू बी ऑन दैट नोड, गॉट इट। देखो WHO ने डिस्कस किया कि ये जो पैंडेमिक ट्रीटी है कोविड-19 के बैकड्रॉप में दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक्सपोज करेगी द क्रैक्स इन द ग्लोबल हेल्थ सिस्टम, जो ग्लोबल हेल्थ सिस्टम में क्रैक्स हो सकते हैं या होने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं ये एक्सपोज करेगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है कन्वेंशन का, एग्रीमेंट ऑफ अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रिवेंट फर्दर पैंडेमिक्स, यानी आगे प्रिवेंट ना हो, आगे इस तरह की पैंडेमिक्स ना आए, एंड टू इम्प्रूव द प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स इन केस ऑफ इस अक्रेंस। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं इस ट्रीटी के अंदर आएंगी, कि इम्प्रूव होगी, प्रिपेयरनेस होंगे, पहले से तैयार होंगे, और जो भी अक्रेंस होने वाला है उसके लिए हम तैयार रहेंगे। बैकग्राउंड क्या है इस ट्रीटी का समझो। दिसंबर 2021 की कहानी है, पिछले साल की कहानी है। दिसंबर 2021 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक एडॉप्ट किया था डिसीजन, टाइटल नाम था द वर्ल्ड टुगेदर। टाइटल का नाम था दोस्तों वर्ल्ड टुगेदर, ये टाइटल का नाम था, ठीक है, टाइटल का नाम था वर्ल्ड टुगेदर टाइटल था। एंड इट द सेकेंड स्पेशल सेकेंड स्पेशल सेशन था सिंस इट वाज, जब से 1948 से WHO फाउंड हुआ तब से ये सेकेंड सेशन था जिसका था वर्ल्ड टुगेदर टाइटल दोस्तों, गॉट इट। ये इसका जो बैकग्राउंड है उसकी बात करें हम, इसके अंडर में डिसीजन लिए गए कि भाई ये एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी दैट इज कॉल्ड INB को एस्टेब्लिश करेंगे। INB दैट इज कॉल्ड इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी को एस्टेब्लिश करेंगे, जो एक ऐसा ड्राफ्ट बनाएगी या ऐसा नेगोशिएशन तैयार करेगी कि जहाँ पर कंटेंट ऑफ द ट्रीटी इन कंप्लायंस विद आर्टिकल 19 ऑफ द WHO कॉन्स्टिट्यूशन, कि WHO को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से आर्टिकल 19 के साथ हम कंप्लायंस में होकर काम करें, यानी कंप्लायंस लिए हम अच्छे प्यार से काम करें। ऐसा एक प्रोजन, ऐसा एक नेगोशिएशन, एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और ये सारी चीज़ों को कवर करने वाला है लाइक डेटा शेयरिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ इमर्जिंग वायरसेस, जो वायरस इमर्ज हो सकते हैं या होने वाले हैं, या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या वैक्सीन या ड्रग्स वगैरह वगैरह। एंड यूरोपियन यूनियन जो है वो खुद चाहता है, इट्स वांट्स ए बैन ऑन वाइल्ड लाइफ मार्केट टू बी इंक्लूड इन द ट्रीटी। यूरोपियन यूनियन ऑल्सो वांट्स ए बैन ऑन वाइल्ड लाइफ मार्केट्स पे बैन करना चाहता है कि जो इस ट्रीटी में शामिल ना हो दोस्तों। जबकि यूरोपियन यूनियन वांट द ट्रीटी टू बी लीगली बाइंडिंग, द US, ब्राज़ील एंड इंडिया हैव एक्सप्रेस रिजर्वेशन अबाउट द सेम। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि ये ट्रीटी लीगली बाइंडिंग हो, बट US, ब्राज़ील एंड इंडिया का जो मोटिव है वो है कि भाई ये एक्सप्रेस रिजर्वेशन वे में हो अबाउट द सेम थिंग्स जो भी हो रही हैं दोस्तों। तो इट्स अ टोटल बैकग्राउंड ट्रीटी या इट्स ए टोटल ऑफ डिफरेंट सिनेरियो अबाउट दिस थिंग। तो ट्रीटी के बारे में जो भी बैकग्राउंड है मैंने बता दिया आपको दोस्तों। आर्टिकल 19 की बात करें, ये वर्ल्ड WHA की बात करें, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा दिया हुआ, इट गिव्स वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द अथॉरिटी टू अडॉप्ट ए कन्वेंशन और एग्रीमेंट ऑन ए मैटर ऑफ हेल्थ। जो भी मैटर ऑफ हेल्थ है उस पर ये एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि जो एग्रीमेंट हो रहा है मैटर रिलेटेड टू हेल्थ, तो वो उन पर एडॉप्ट करे ऐसे कन्वेंशन को। यहाँ पर 2/3 जो मेजोरिटी है इट्स नीडेड टू अडॉप्ट सच कन्वेंशन और एग्रीमेंट। तो 2/3 मेजोरिटी को दोस्तों इसकी नीड है इस कन्वेंशन को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी हैव नीड ऑफ दिस कन्वेंशन, गॉट इट। आगे बात करते हैं इसी की कि सोल इंस्ट्रूमेंट एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 19 इज डेट इज WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। जो आर्टिकल 19 है वो जो WHO का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है वो टोबैको कंट्रोल, यानी कि भाई जो तंबाकू का कंट्रोल है उसको कम करो, उसको रोको, ये इसका सोल इंस्ट्रूमेंट है जो एस्टेब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 19 के अंडर में दोस्तों, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट WHO एंड WHA, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। रशियन थ्रेट्स की बात करते हैं। रशियन थ्रेटन टू लेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉल, यानी रशियन ने थ्रेट दिया है, बोला कि भैया ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गिरा देंगे। फियर्स क्या है, डर क्या है? फियर्स वर इग्नाइटेड आफ्टर रशियन स्पेस एजेंसी थ्रेटेड टू द ISS फॉल ओवर US और यूरोप और ओवर इंडिया एंड चाइना इन द बैकड्रॉप ऑफ US इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन, क्या हो रहा है रशिया एमिड यूक्रेन वॉर।
तो रसिया पे जितने भी सैंक्शंस लगे हैं उनके रिगार्डिंग है, यूएस ने थ्रेट दिया है कि भैया हम जो रसिया की स्पेस एजेंसी है उसने थ्रेट किया है कि हम आईएसएस को गिरा देंगे, जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी स्पेस स्टेशन है, दैट्स फॉल ओवर यूएस और यूरोप और इंडिया और चाइना, ये सब जितने भी उसके बैकड्रॉप में जो भी सैंक्शन लगाया रसिया में, रसिया ने सैंक्शन लगा दिया उसके रिगार्डिंग ये बात बोली रसिया ने। तो कहा कि भाई ये जो है आईएसएस को, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसको गिराने की बात की। रीजन क्या था, पहले समझो आईएसएस ऑर्बिटल फ्लाइट है, इसका पाथ यूजुअली डज नॉट टेक इट ओवर मोस्ट ऑफ द रशियन टेरिटरी। ठीक है, इसका जो पाथ है वो ज़्यादातर क्या है, रशियन टेरिटरी के ओवर है, यानी ओवर जो है सॉरी यूजुअली डज नॉट टेक इट ओवर मोस्ट ऑफ द रशियन टेरिटरी के आसपास नहीं है ज़्यादा। थ्रेड्स क्या है, आईएसएस हैज 2 ब्रॉड सेगमेंट, उसके 2 पावर सिस्टम और मैनेज बाय यूएस, जो मैनेज होता है पावर एंड सिस्टम जो है उसका यूएस मैनेज करता है, और अदर जो भी रिस्पॉन्सिबल और कीपिंग है आईएसएस ऑर्बिट में, जो इनके ऑर्बिट में वो रसिया के द्वारा मैनेज होते हैं। तो रसिया बोला कि भाई हम इसको गिरा देंगे, और ये कहीं ना कहीं एक जो इसलिए बोला गया कि जो उस पर सैंक्शंस लगाए रसिया पे या उसकी वजह से ऐसा हुआ है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आईएसएस के बारे में समझो क्या है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये केवल ऑपरेशनल स्पेस लेबोरेटरी है, इस ऑपरेटिंग द अर्थ इन ए ट्रेजेक्ट्री दैट इज अबाउट 400 किलोमीटर ऑफ द लैंड सरफेस सिंस 1998, यानी कि 1998 में दोस्तों इसको लगाया गया था धरती से, यानी कि ज़मीन से 400 किलोमीटर लैंड सरफेस से ऊपर। ये वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसलिए तो 1998 में, दैट इज कॉल्ड 1998 में। ये ऑपरेट होता है एक कोऑपरेटिव प्रोग्राम के थ्रू बिटवीन यूरोप, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, कनाडा एंड जापान के बीच में। ठीक है, कोऑपरेटिव प्रोग्राम के बेस पर जो इतनी कंट्री है, यूरोपीय है, यूनाइटेड स्टेट है, रसिया है, चाइना सॉरी कनाडा, जापान है। इट कम्प्लीट्स वन जर्नी अराउंड द अर्थ इन अबाउट 1.5 आवर। ये करीब ये जो आईएसएस है ये 1.5 घंटे में पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है, एक जर्नी पूरी कर लेता है दोस्तों। ठीक है, एंड इट इज़ यूज फॉर कैरिंग आउट ए वेराइटी ऑफ जीरो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ एंड द टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की बात करें। ये कौन कौन सी एक्टिविटी को कैरी आउट करता है, जीरो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट यानी वैरायटी है इसके पास, स्पेस एक्सप्लोरेशन की स्टडी करने की, या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की। तो इट्स ऑल अबाउट आईएसएस कि भाई आईएसएस क्या है एग्जैक्टली। गॉट इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या, इंडिया का स्मार्ट मीटर प्रोग्राम है, हेड से स्नैक बिट सस्पेंड टिल, देख सकते हो आप क्या है इसमें, समझने वाली बात क्या है हम देखते हैं। गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं ये देख सकते हो। नेशनल ये प्रोग्राम चला रहा है, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन चलाया जा रहा है, इनको पढ़ सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हो, मतलब अगर चाहो तो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट देख सकते हो। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्स किया है ए लैंडमार्क रूलिंग ऑन डेथ पेनल्टी पर। क्या सुप्रीम कोर्ट की बात है कि छन्नू लाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का मामला है। इट इज हेल्ड दैट बिफोर अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस ए प्रॉपर साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक इवैल्यूएशन इज टू बी डन बाय कोर्ट टू असेस प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म द क्रिमिनल्स। देखो मामला ये है कि भाई छत्तीसगढ़ कोर्ट का मामला है, छत्तीसगढ़ स्टेट वर्सेस छन्नूलाल वर्मा केस का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना लैंड दिया है कि भैया जब भी आप डेथ सेंटेंस देते हो यानी कि आप मौत की सज़ा देते हो, उससे पहले आप प्रॉपर साइकोलॉजिकली और साइकेट्रिक एवेल्यूशन होना चाहिए कोर्ट के द्वारा। इट इज़ डन बाई कोर्ट टू असेस प्रोबेबिलिटी, यानी कहीं भी अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी है या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जो क्रिमिनल्स को रिफॉर्म कर सकती है, सुधार ला सकती है, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। केस क्या था, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट रेफर टू ए वेरियस जजमेंट, बहुत सारे जजमेंट में ऐसा बोला है। नंबर 1 बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया 1980 का केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम, इंपोर्टेंट बर्थडे आ सकता है, फिल्म्स का मामला है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में दोस्तों इट इज़ हैंडिंग डाउन कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो केस है उसमें ही डेथ कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, ना कि किसी भी केस में, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट में भी रेयर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था। इट्स मैंडेटिंग ए कॉम्परेटिव एनालिसिस ऑफ एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस इन कनेक्शंस टू द एक्यूज। तो ये सारी चीज़ें बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 की बात बोली। एक और मामला था मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 का मामला था, ये भी 1983 का। इसमें भी इन्होंने एलुसिडेट किया, एवेल्युएट किया कि भाई डॉक्ट्रिन जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर यूज होना चाहिए, इस प्रिंसिपल पे काम होना चाहिए जब डेथ सेंटेंस केसेस में या इस तरीके के सिनेरियो में सजा सुनाई जा रही है दोस्तों। कुछ एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस इंक्लूड थे द मैनर इन विच क्राइम वाज कमिटेड, मोटिव और वगैरह वगैरह में, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस कंप्राइज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन, क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके रिफॉर्म में होने की, सुधार करने की।
रिहेबिलेट हो सकता है कि नहीं, एक्यूज को रिहेबिलेट करो, उसका मेंटल हेल्थ स्टेटस क्या है, वगैरह वगैरह। वहीं 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि द अनएक्सप्लेन्ड डिले इन एग्जीक्यूशन वाज ए ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी। समझ रहे हैं कि भाई अगर अनएक्सप्लेन्ड डिले हो रहा है एग्जीक्यूशन में, जो डेथ पेनल्टी का कम्यूटेशन है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी एंड एन इनिमेट हिज और हर किन, उसका जो भी है पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन कुड फाइल ए रिट पिटिशन सीकिंग सच कम्यूटेशन। तो ये इसके खिलाफ रिट पिटिशन दायर की जा सकती है। जो सिटीजन है पब्लिक स्पिरिट बेसिस पर, इसके खिलाफ क्या 2014 में ये बोला गया कि पब्लिक पिटिशन को, रिट पिटिशन को दायर किया जाता है ऐसे इस तरह के कम्यूटेशन के लिए। दोस्तों समझो एक बार फिर से कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बोला कि अगर अनएक्सप्लेन डिले हो रहा है एग्जीक्यूशन में, तो ये तो कहीं ना कहीं ये डेथ पेनल्टी की बात हो रही है, यानी कि अगर सजा फांसी की मिली है, वहाँ एग्जीक्यूशन करने में देरी हो रही है, तो इट्स ए ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी। तो ये ग्राउंड बन जाता है कि भाई आप सजा को कम करके डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दो। कम्यूट का मतलब होता है कि सजा को फांसी की है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दो, या और कोई सजा, यानी कि उसके सजा की जो एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, उसको कम कर दो। ठीक है, तो ये ग्राउंड बन जाता है कि ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी विल बी क्रिएटेड, ये हो जाएगा। ऐसा बोला गया कि आप इस कम्यूटेशन के साथ में रिट फाइल कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं, देखो फरलो क्या है। दोस्तों फरलो क्या है, फरलो समझो। ये था जेल्ड जो गए देरा सच्चा बाबा की बात हो रही है, देरा सच्चा सौदा चीफ की बात हो रही है, फरलोड की। हाँ, तो फरलोग वैसे मतलब होता है कि छुट्टी होना, मतलब लीव एब्सेंस। तो देखो ये एक लीगल टर्म है, यानी कि लॉ का टर्म है, कानूनी टर्म है। जो डेरा सच्चा सौदा थी, उनके जो चीफ थे गुरमीत राम रहीम की बात है दोस्तों, उनको दोबारा वापस जेल भेजा गया, यानी कि सेंट बैक टू जेल आफ्टर कंपटीशन ऑफ हिज फरलोग होने के बाद। फरलोग होता है मतलब एक तरीके से कि लीव ऑफ एब्सेंस आती, ग्रांट होती है वो, उसकी वजह से। उसके बाद जब वो खत्म हो जाती है तो दोबारा जब भेजा जाता है उसे बुलाता है, जब फरलोग कंप्लीट हो गई उसके बाद उनको दोबारा वापस जेल में भेजा गया है। क्या ये एक लीगल टर्म है, और ये ग्रांटिंग लीव ऑफ एब्सेंस फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये ग्रांट होती है, यानी कि लीव ऑफ एब्सेंस को ग्रांट करता है कोर्ट, कोई भी अपराधी है, कन्विक्ट है, उसके लिए। दोस्तों यानी कि इस तरीके से एक पैरोल की तरह ही है, जबकि पैरोल से थोड़ा डिफरेंट है ये। दोस्तों पैरोल ग्रांट की जाती है उस प्रिजनर्स के लिए जो अपराधी है उसके लिए स्पेसिफिक एक्सीजेंसी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब। एंड फरलो में बी ग्रांटेड आफ्टर ए स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स हैव बीन सर्व्ड विदाउट एनी रीजन, यानी कि और जो फरलो जो है वो इसलिए ग्रांट की जाती है कि बहुत सारे सालों के बाद, कई सालों के बाद, जब प्रिजनर जब रहता है उसके बाद एक बहुत टाइम के बाद उसकी सेवाओं के बाद जो सब किया है उसको बिना रीजन के फरलो दे दी जाती है। दोस्तों ठीक है, तो पैरोल से थोड़ा डिफरेंट है ये, समझ रहे हैं, पैरोल से थोड़ा डिफरेंट है ये। अब आगे बात करते हैं। हाँ, कंडीशन ऑफ ग्रांटिंग ऑफ इस वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये स्टेट सब्जेक्ट होता है। वैसे तो स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है, कहाँ कैसे है, क्योंकि जो प्रिजन इज स्टेट सब्जेक्ट है, प्रिजन जो है स्टेट सब्जेक्ट का मामला है अंडर स्टेट लिस्ट एंड ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ये वहाँ पे कंसीडर होता है। ये कोई लीगल राइट नहीं है प्रिजनर्स का, ये चाहे तो कोर्ट दे ना भी दे सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि जो इम्प्रिजनमेंट हो रखा है जो जेल में उसकी मोनोटोनी को ब्रेक करना। दोस्तों एंड दे आर अनेबल टू कन्विक्ट टू इंटीग्रेशन विद सोसाइटी, और जो भी कन्विक्ट है यानी कि जो प्रिजन है उसको इंटीग्रेट करना, सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन कराना, इसका सिर्फ यही है। ये कोई लीगल राइट नहीं है दोस्तों प्रिजनर्स का, जो अपराधी है उसका। तो फरलो ध्यान रखना, पैरोल से थोड़ा डिफरेंट है। पैरोल एक स्पेसिफिक एक्सीजेंसी में दी जाती है, ठीक है, स्पेसिफिक कोई इमरजेंसी होती है। अब बात करते हैं एनसीपीसीआर की, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसका 17वां फाउंडेशन डे था एनसीपीसीआर का। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था दोस्तों न्यू मोटो एनसीपीसीआर का, प्रोटेक्ट द फ्यूचर, यानी कि चिल्ड्रंस का। ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसके मोटो को लॉन्च किया है, प्रोटेक्ट द फ्यूचर चिल्ड्रन। दोस्तों ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द सीपीसीआर एक्ट 2005, अंडर द कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंडर में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दोस्तों ठीक है, ये इंश्योर करता है ऑल जितने भी लॉ हैं सबको, पॉलिसीज प्रोग्राम आर इन कंजोन, जो भी कॉन्सोनेंस में विद द चाइल्ड राइट्स के साथ, यानी कि जो भी प्रोग्राम चाइल्ड राइट्स के साथ कॉन्सोनेंस में है उनको ये
इंश्योर करता है। चाइल्ड की डिफाइन जो डेफिनेशन, चाइल्ड इज डिफाइंड एज ए पर्सन इन द 0 to 18 ईयर्स एज ग्रुप। तो चाइल्ड इनके अकॉर्डिंग जो 18 ईयर से कम ग्रुप एज के हैं उनको चाइल्ड की कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। और ये मॉनिटर करता है और इम्प्लीमेंटेशन करता है पॉक्सो एक्ट को दोस्तों। गॉट इट। और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, कंट्रोल बॉडी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट दोस्तों। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट NCPCR। नाउ बात करते हैं मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन की। मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन क्या है अब समझो। टर्की ने प्लेज किया है टू इम्प्लीमेंट 1936 मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन। टर्की जो है, टर्की ने प्लेज किया है, एक तरीके से प्रतिज्ञा किया कि वो भाई मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करेगा। किसके है? इट्स रिगार्डिंग द रिजीम ऑफ द स्टेट टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ रशियन वॉरशिप बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी। ये जो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन है वो रशियन जो वॉरशिप है उनके मूवमेंट के बेस पे है दोस्तों। एक ऐसी ट्रीटी है जो रशियन के जो वॉरशिप हैं उनके लिमिट, उन पर लिमिट लगाने के मूवमेंट से, जो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में है। तो जो 1936 का मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत से निकल के आएंगी प्रीलिम्स और मेंस में, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1936 दैट इज 1936 का मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन है जो रिजीम ऑफ द स्टेट की बात करता है और जो रशियन वॉरशिप है उन पर लिमिट लगाता है जो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में दोस्तों। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टर्की कंट्रोल करता है ओवर बोथ द बॉस्फोरस एंड डार्डेनेल्स स्टेट के बीच में। टर्की का कंट्रोल इस कन्वेंशन के अंदर दोनों बॉस्फोरस एंड डार्डेनेल्स स्टेट यानी जो स्टेट्स हैं उन पर हो जाता है। ये एक इसेंशियल एलिमेंट है ब्लैक सी की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के बारे में दोस्तों। जो बॉस्फोरस और डार्डियंस स्टेट हैं, इट ऑल्सो नोन एज टर्किश स्टेट्स और द ब्लैक सी स्टेट, दोनों संधियों को, दोनों स्टेट्स को टर्किश स्टेट और ब्लैक स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज कनेक्ट द एजियन सी एंड द ब्लैक सी वाई द सी ऑफ मरमरा। और ये एजियन सी और ब्लैक सी को कनेक्ट करती है सी ऑफ मरमरा के द्वारा दोस्तों। इट इज़ द ओनली पैसेज थ्रू विच द ब्लैक सी पोर्ट्स कैन एक्सेस द मेडिटेरियन एंड बियॉन्ड। ये वह ओनली ऐसा पैसेज है जो ये जो बॉस्फोरस या जो टर्किश स्टेट है जो ब्लैक सी पोर्ट्स और मेडिटेरियन सी के बियॉन्ड भी एक्सेस करता है। इट इज़ द ओनली पैसेज। गॉट इट गाइस। अब मैं इनकी लोकेशन दिखाता हूँ आपको, समझो। देखो ये है यूक्रेन, आप देख रहे होंगे, ये रसिया है, यहाँ से वॉर चल रहा है इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, ये है बॉस्फोरस स्टेट, गॉट इट। और ये नीचे डार्डेनल्स स्टेट, ये है टर्की। ठीक है, ये टर्की है। तो इसने जो है रशियन वॉरशिप की वजह से 1936 का जो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन है इस पर क्या लगाम लगा दिया कि भैया यहाँ वॉरशिप ब्लैक सी की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा सिचुएशन अराइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारा मामला है मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन से। अब नाउ आगे बात करते हैं दोस्तों। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल इज़ टू बी इंटीग्रेटेड विद यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यानी कि NLP को यूलिप के साथ इंटरफेस करने का। NLP क्या है? नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल जो है वॉज टू इंश्योर ईज ऑफ ट्रेडिंग। ये भाई आपकी ट्रेडिंग को ईजी बनाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड हो या डोमेस्टिक मार्केट को लिंक करेगा, और एग्जिम जो भी स्टेक होल्डर हैं यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्टर जो भी स्टेक होल्डर हैं उनके लिए लिंक करेगा दोस्तों। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेड एंड मूवमेंट को बढ़ाएगा और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेके आएगा। ये है NLP वर्सेस ULP, यानी कि इसको इंटीग्रेट किया गया है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ, दैट इज कॉल्ड ULP। यूलिप क्या है? यूलिप यानी ULIP क्या है? इस ब्रिंग्स ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अंडर ए सिंगल विंडो, यानी एक सिंगल विंडो कनेक्टिविटी तैयार करना जितने भी लॉजिस्टिक स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए दोस्तों। ठीक है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज में, एसोसिएशंस में, डिपार्टमेंट्स वगैरह में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई अपनी जो GDP है करंट बेस पर, लॉजिस्टिक कॉस्ट के बेस पर उसको 13 से 14% अपनी GDP को बढ़ाना। गॉट इट। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं: इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग डेटा एक्सचेंज विद प्राइवेट प्लेयर्स एंड यूनिफाइड डॉक्यूमेंट रेफरेंस इन द सप्लाई चेन गाइस। गॉट इट। तो ये 3 है लोप की चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करते हैं फ्लक्टेड की। फ्लक्टेड क्या है? फैकल्टी फॉर लो कार्बन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट। व्हाट इज फ्लक्टेड? एक प्रोजेक्ट इट्स प्रोजेक्ट फाइनेंस बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इस प्रोजेक्ट को दोस्तों ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा फाइनेंस किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, याद रखना। और ये यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन कोलैबोरेशन विद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ कोलैबोरेट करके इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसको 2016 में, फ्लक्टेड को 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि आइडेंटिफाई इनोवेटिव एनर्जी इफिशिएंसी
एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस दैट एड्रेस द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी गैप्स इन इंडियन। तो जो गैप है इंडियन इंडस्ट्रीज और कॉमर्शियल सेक्टर के बीच में उसको भरना और इनोवेट करना, एनर्जी इफिशिएंसी और लो कार्बन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को दोस्तों। इसके साथ 6 प्रायोरिटी टेक्नोलॉजीज वर्टिकल्स एंड इनोवेशन चैलेंजर्स लाइक वेस्ट हीट रिकवरी, स्पेस कंडीशन, इंडस्ट्रियल रिसोर्स एफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं दोस्तों कोणार्क टेम्पल की। कोणार्क टेम्पल क्या है? उड़ीसा में प्लानिंग की गई है टू मेक कोणार्क टेम्पल एंड कोणार्क टाउन ए 100% सोलर टाउन। यानी भैया कोणार्क टेम्पल उड़ीसा का 100% सौर ऊर्जा से बनने वाला टाउन और मंदिर बन गया है। कोणार्क टेम्पल की बात करें तो सन यानी कि जो सन गॉड हैं, सूर्य भगवान को ये डेडिकेटेड है। ये लोकेट है शोर ऑफ द बे ऑफ बंगाल के किनारे पर, जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर। ये किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के द्वारा। यानी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी 1238 से 1250 के बीच में महाराज किया था इन्होंने। और दोस्तों ये कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। किसमें? कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल में ये बना हुआ है। और जो कि कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल जो है मंदिरों का नागर शैली का, जो नागर टेम्पल आर्किटेक्चर उसका सब स्टाइल है कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल। इसमें रेका द्यूला है जो विमान बोला जाता है, इसका प्रिंसिपल सेंचुरी है, शिखर है। इसके बाद जग मोहन जिसको असेंबली हॉल बोला जाता है, नट मंदिर, नाट्य मंदिर यानी नाट्य मंदिर डांस हॉल बोला जाता है इसको दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इस कोणार्क टेम्पल में हैं दोस्तों। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में डिक्लेयर किया गया। इसको ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। और देखो ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान और बिस्नी देवी सिंह भी न्यूज़ में है, इनको भी देख लेना। अब बात करते हैं प्लेस इन न्यूज़ मेडागास्कर की दोस्तों। मेडागास्कर ब्रेसिस फॉर 4th ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट इज इमनाती इन ए मंथ। ये चौथा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसको बोला गया इमनाती। एक मंथ में चौथा साइक्लोन का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल साइक्लोन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेना, गूगल कर सकते हो आप। फीचर एंड बाउंड्री समझो, ये एक आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है दोस्तों, और इंडियन ओशियन में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के कोस्ट पर ये सिचुएटेड है मेडागास्कर। वर्ल्ड का 5वां लार्जेस्ट आइलैंड है। कौन सा? 5वें नंबर का लार्जेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर। देखो ये, ठीक है। इसकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है कोमोरोस के साथ, फ्रांस के मैयोट एंड रियूनियन जो भी आइलैंड है उसके साथ, मॉरिशस, मोजाम्बिक और सीशल्स के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है। एंड इट इज सेपरेट करता है किससे? सेपरेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बाई मोजाम्बिक चैनल। तो ये मोजाम्बिक चैनल, ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, 1 मिनट, ये जो मोजाम्बिक चैनल है ना, इसके बीच में ये वाला पिलर्स के बीच में, इसके द्वारा ये अफ्रीका से अलग होता है। इसके जोग्राफिकल फीचर समझो। जोग्राफिकल फीचर क्या है? इसका क्लाइमेट ट्रॉपिकल एलोंग द कोस्ट, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट इनलैंड एंड एरिड है साउथ में दोस्तों, ठीक है। 250 आइलैंड है इसके अंदर में। एंड इसका जो लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, एंड इट इज़ मोस्ट एक्सटेंसिव मैंग्रोव एरिया इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। और जो वेस्टर्न इंडियन ओशन के पार्ट पर सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मैंग्रोव वाला एरिया है जो मेडागास्कर में लाई करता है दोस्तों। तो ये था 2 मार्च 2022 का सारे न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग रहे हैं मुझे आज के। सो प्लीज़ विदाउट स्किप के सारा वीडियो देखिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, बाकी गाली छोड़ के कुछ भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।